जी दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को, अभिवादन। आज बात करने जा रहा हूँ मैं एक ऐसी डेवलपमेंट की, जो अगर आप गौर से समझ लें, तो आपको आने वाले कई सालों की जो वेस्ट एशिया पॉलिटिक्स है, जो ग्लोबल डिप्लोमेसी है, जो भारत की पोजीशन है, तीनों एक साथ क्लियर हो जाएँगे। दिल्ली में इस समय क्या चल रहा है? भारत 30 और 31 जनवरी को, आज कितनी तारीख है? जी, आज 29 है, यानी कल और परसों 30 और 31 जनवरी को दूसरी भारत अरब फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होस्ट कर रहा है। किसकी? भारत अरब जो मिनिस्टर्स हैं, यानी तमाम अरब देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, वो भारत आ रहे हैं। हुँ? लगभग 22 देशों के विदेश मंत्री, 22 अरब देशों के विदेश मंत्री और 20 से ज़्यादा आधिकारिक डेलीगेशन, ये सब अरब लीग के फ्रेमवर्क में नई दिल्ली पहुँच रहे हैं। अभी आप सोचिए कि अभी-अभी तो ईयू वाली डील हुई है। अभी ईयू वाली डील हुई है। अभी इससे पहले आना-जाना जो लोगों का लगा रहा है, जर्मनी के चांसलर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, आपने देखा। अभी आप जानते हैं मार्क कार्नी आने वाले हैं मार्च के पहले हफ्ते में। फरवरी में हो सकता है नेतन्याहू साहब आपको आते नज़र आ जाएँ यहाँ पर। बहुत कुछ हो रहा है, लगातार विज़िट्स चल रही हैं। तो 30 और 31 जनवरी को जो सेकंड हो रही है, ये सेकंड टाइम हो रही है इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर्स मीट, जिसमें आ रहे हैं 22 अरब देशों के विदेश मंत्री, 20 से ज़्यादा आधिकारिक डेलीगेशन, और ये अरब लीग के फ्रेमवर्क में हो रहा है। ये सब के सब लोग नई दिल्ली पहुँच रहे हैं आज। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है दोस्तों कि वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका के जो बड़े फैसले हैं, वो अब सिर्फ काहिरा, रियाद, दोहा, अबू धाबी में नहीं लिए जाएँगे। नई दिल्ली भी वहीं पर अपनी एक कुर्सी ले रहा है। वहीं पर भारत की भी एक सीट बन रही है। देखिए, असल में ये मीटिंग है क्या? और ये इतनी बड़ी क्यों मानी जा रही है? सबसे पहले बेसिक बात साफ कर लेते हैं। ये दूसरी बार हो रहा है कि अरब फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग भारत में यहाँ इस तरह से बुलाई गई है, जो जो कि अरब लीग के फ्रेमवर्क के अंदर हो रही है। अरब लीग में 22 देश हैं। अल्जीरिया, बहरीन, कोमोरोस, जिबूती, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मॉरिटानिया, मोरक्को, ओमान, फ़लस्तीन, यमन, कतर, सऊदी अरब और सोमालिया, सूडान, सीरिया, ट्यूनीशिया और संयुक्त अरब अमीरात, ये हैं देश जो इस सब में शामिल हैं। अब आप देखिएगा, जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक इस बार करीब 20 से 22 अरब देशों के विदेश मंत्री और टॉप ऑफिशियल्स दिल्ली पहुंच रहे हैं। कुछ देश सीधे-सीधे अपने फॉरेन मिनिस्टर्स भेज रहे हैं, तो कुछ ने डिप्टी मिनिस्टर भेजे हैं, किसी ने मिनिस्टर ऑफ स्टेट भेजा है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके एम्बेसडर शामिल हो रहे हैं। कुछ नाम देखिए, फ़लस्तीन, ओमान, कतर, लीबिया, सोमालिया, कोमोरोस, इन देशों के विदेश मंत्री आ रहे हैं। अरब देशों के सचिव जो सेक्रेटरी जनरल जिनको कहा जाता है अरब लीग के, वो है जनरल अहमद मबूद गैत। और रिपोर्टों में ये भी चर्चा है कि अगर सिचुएशन बनी तो सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर भी हो सकते हैं यहाँ पर, जो कि बहुत साल बाद ऐसा हो रहा होगा कि इंडिया सीरिया कॉन्टैक्ट को एक बार नए लेवल पे ले जाया जा रहा है। तो ये कोई रूटीन फोटो ऑप नहीं है मित्रों, ये वो मोमेंट है जब पूरे का पूरा अरब वर्ल्ड, वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका अपनी तमाम कलेक्टिव बातचीत जमीन दिल्ली की जमीन पर करने जा रहा है। इससे दो बातें बड़ी साफ होती हैं। एक, भारत अब सिर्फ तेल खरीदने वाला या मैन पावर भेजने वाला देश नहीं बचा है। ये एक उभरता हुआ रीजनल डिप्लोमेटिक हब बन रहा है। और दूसरी बात, अरब कैपिटल्स ये सिग्नल दे रहे हैं कि भाई ग्लोबल इश्यूज पर उनकी बातचीत सिर्फ वॉशिंगटन, लंदन या पेरिस से ही लिमिटेड नहीं रहेगी। अब नई दिल्ली भी उस सर्कल का हिस्सा है। दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं, ये समझते हैं कि आखिर ये लोग दिल्ली करने क्या आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, दिल्ली में मुलाकात आखिर क्यों हो रही है। रिपोर्ट्स जो आ रही हैं दोस्तों, वो बड़ी साफ बता रही हैं इस मीटिंग का एक बहुत बड़ा फोकस है। वो क्या होगा? गजा पीस प्रोसेस। गजा पीस प्रोसेस को लेकर ये मुलाकात जो कल और परसों यहाँ दिल्ली में होने जा रही है, उस पर बड़ी चर्चा होने जा रही है, जिसमें मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, ये तमाम जो इस्लामिक मुल्क के यहाँ अरब लीग के हैं, वो सब आ रहे हैं। तो गजा पीस प्रोसेस, फलस्तीन का फ्यूचर और पोस्ट वॉर वेस्ट एशिया की नई व्यवस्था, यानी कि अभी जब ये वेस्ट एशिया में अगर जंग खत्म होती है, उम्मीद कीजिए, तो नया वर्ल्ड ऑर्डर वहां पर क्या बनेगा, इस सब को लेकर, साथ ही साथ जैसे मैंने कहा गजा पीस प्रोसेस, इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत होने जा रही है। गजा की लड़ाई ने दरअसल पूरी की पूरी तस्वीर बदल दी है।
एक तरफ है इज़राइल, इज़राइल हमास की जो लड़ाई चल रही है, उससे एक ज़बरदस्त ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ा हो गया है। दूसरी तरफ अमेरिका जो है, वो पश्चिमी देशों की साख पर अमेरिका और पश्चिमी देशों की जो साख है, उस पर बड़ा गंभीर सवाल लग गया है। और सवाल वो लग गया है, जिस पर अभी-अभी आपने देखा जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जिस तरह की बातचीत हुई, स्पेशली जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह की बातें वहाँ बोली और उसके बाद जो ट्रंप का रिएक्शन आया, आपने देखा कि इन सब का दबाव अब लगातार बढ़ता जा रहा है। और पश्चिमी जो लोग हैं, जो अब तक अपनी मोरालिटी का गाना गाया करते थे, उस मोरालिटी पर अब बड़े सीधे-सीधे सवाल उठ रहे हैं। तीसरी तरफ दोस्तों, जो अरब रजीम जो है, वो अपने-अपने मुल्कों के अंदर से भी दबाव में है। और दबाव क्या है उनके अंदर कि भई फ़लस्तीन के साथ वो खुलकर खड़े हों, फ़लस्तीन का साथ दें। लेकिन साथ-साथ अपनी-अपनी जो इकोनॉमिक डील्स हैं, जो अपने-अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं, उनका भी ख़्याल रखें। तो अभी देखिए ना, कितना बड़ा बैलेंसिंग एक्ट इनको करना पड़ेगा। एक तरफ डोमेस्टिकली घर के अंदर एक भावना मौजूद है फ़लस्तीन को लेकर, जो आम जनता में है, जो वो भी उनकी खुद की बनाई हुई है। इज़राइल के खिलाफ जो भड़का के रखा हुआ है लोगों को, वो सब भी खुद का बनाया हुआ है। तो एक तरफ वो भावना है, दूसरी तरफ अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं। इन दोनों को बैलेंस कैसे किया जाए, ये बड़ा सवाल है, जो अब तमाम मिडल ईस्ट के अरब देशों के सामने भी आ रहा है। ऐसे में दिल्ली में जो ये अरब फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है दोस्तों, इसमें 3 बड़े पॉइंट हैं। वो क्या है? 1, गज़ा के बाद की जो व्यवस्था है, उस पर कोऑर्डिनेशन, रिकंस्ट्रक्शन कौन करेगा, कौन लीड करेगा, कौन आगे आएगा, कौन पैसा लगाएगा, सिक्योरिटी कैसी होगी और पॉलिटिकल फ्रेमवर्क क्या होगा। 2 राष्ट्र जो टू स्टेट सॉल्यूशन की बात की जाती है, तो टू स्टेट सॉल्यूशन की बात प्रैक्टिकली आगे कैसे बढ़ेगी? क्योंकि याद रहे, गज़ा पीस प्रोसेस में कहीं भी टू स्टेट सॉल्यूशन का ज़िक्र ही नहीं है। ट्रंप का जो पीस बोर्ड बना है, उसमें टू स्टेट सॉल्यूशन का कहीं कोई दूर-दूर तक ज़िक्र ही नहीं है। भाई ने सिरे से गायब कर रखा है। दूसरी तरफ दोस्तों, जो फ़लस्तीन की जो एक्सेप्टेंस है, फ़लस्तीन एज़ अ स्टेट की जो जो एक्सेप्टेंस है, उसकी जो रिकॉग्निशन है, उस पर एक कॉमन लाइन लेने का भी सवाल है, जो दिल्ली में डिस्कस होगा अभी। और जब 2 स्टेट सॉल्यूशन बोलते हैं, हम टू स्टेट सॉल्यूशन जब बोलते हैं, लेकिन कौन-सा देश है और कौन-सा देश इस टू स्टेट सॉल्यूशन को लेकर कितना आगे जाने को तैयार है, ये भी इस मीटिंग का बड़ा मुद्दा है। यानी दिल्ली की ये जो मीटिंग है, ये उस मिनिमम कॉमन पोज़ीशन को तय करने की जगह बन सकती है, जहाँ पर हर स्टेट ये तय करे कि यार, ये टू स्टेट सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करने के चक्कर में हम यहाँ तक जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। ये बात जो है, वो अब तय होनी रह गई है, जो शायद यहाँ दिल्ली में इस पर बड़ा सवाल उठेगा और इस पे बात की जाएगी। इस सब में फिर बात आती है कि आखिर फिर भारत की भूमिका इसमें क्या है? इंडिया की खास बात ये है इसमें मित्रों, कि जो इज़राइल के साथ हमारे डिफेंस के ताल्लुकात हैं, टेक्नोलॉजी के हमारे ताल्लुकात हैं, इंटेलिजेंस के हमारे ताल्लुकात हैं, हमारे एग्रीकल्चर को लेकर भी उनसे बड़े ताल्लुकात हैं। सब में हमारे करीबी रिश्ते हैं इज़राइल से और इतिहास भर में यूएन वोटिंग से लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट तक भारत ने फ़लस्तीन के जो उनके वैध अधिकार हैं, जो उनके राइट्स हैं, उनको लेकर भारत ने हमेशा सपोर्ट किया है। तो एक तरफ हमने इज़राइल से दोस्ती भी रखी है, दूसरी तरफ हमने फ़लस्तीन के राइट्स को सपोर्ट भी किया है। हमने दुश्मनी दोनों में से किसी से नहीं की है। इसीलिए अरब देशों के लिए भारत एक ऐसा पार्टनर है, जो पश्चिम की तरह से, वेस्ट की तरह से, यूरोपियन देशों की तरह से, अमेरिका की तरह से अपनी क्या कहते हैं इसको, उपनिवेशवाद जो है, जो वो अपना उपनिवेशवाद यहाँ लेकर नहीं आता है, वो बोझ लेकर नहीं आता है। हमारे ऊपर इस तरह का कोई ब्लेम नहीं लगता है कि हमने किसी को कॉलोनाइज़ किया हो। ये सब लोग कॉलोनाइज़र रहे हैं। यूरोप के देश, अमेरिका, ये कॉलोनाइज़र्स हैं। तो हमारे पास उस तरह कोई बैगेज नहीं है। चीन जैसा पूरे का पूरा स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिटर भी नहीं है, क्योंकि चाइना ज़ाहिर है वो तो सबके लिए स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिटर है। तो हमारे पास वो किस्सा भी नहीं है कि हम कोई स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिशन कर रहे हो और अमेरिका और ना ही हम कोई अमेरिका की तरह से कोई सिक्योरिटी की गारंटियाँ देते फिर रहे हैं लोगों को। आप समझ रहे हैं ना इस बात को, कि एक तरफ हम कोई कॉलोनाइज़र नहीं है, जो कि यूरोप के देश रहे हैं। दूसरी तरफ हम चीन की तरह से कोई स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिशन में किसी के साथ नहीं है, वो भी एक बात हमारे पे फेवर में जाती है। और फिर हम किसी को ये भी सिक्योरिटी गारंटी नहीं देते कि भाई साहब तुम्हारे ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता, होगा तो हम आ जाएँगे, हम बचा लेंगे। ना, ना, हम इस तरह की कोई गारंटी किसी को नहीं दे रहे। हर एक आदमी अपने लिए खड़ा है और अपनी-अपनी बात कर रहा है। इसीलिए भारत जो है, न तो सिक्योरिटी गारंटर नज़र आता है और ना ही पॉलिटिकली कहीं से पॉइज़नस नज़र आता है, ज़हरीला नज़र आता है। गज़ा के बाद की जो डिप्लोमेसी है, उसमें इंडिया और अरब कोऑर्डिनेशन
भारत और अरब का जो कोऑर्डिनेशन है वेस्ट एशिया में एक मॉडरेट लेकिन एक इंप्रेसिव इंपैक्टफुल आवाज बन सकता है। यही बात है जो दिल्ली की इस मीटिंग को सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल फ्रेमवर्क में भी इंपॉर्टेंट बना देती है। अब असली बात पर आते हैं। असली बात क्या है? असली गेम कि विदेश मंत्री, इतने सारे विदेश मंत्री दिल्ली क्यों आ रहे हैं? सिर्फ गाजा गाजा की वजह से आ रहे हैं? ना, सिर्फ गाजा की वजह से नहीं आ रहे हैं। कोई सिर्फ गाजा की वजह से नहीं आता मित्र, ये आप जान लीजिए। कोई सिर्फ गाजा की वजह से नहीं आता। वहां लोगों के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। ये मामला कुछ और है। जैसा मैंने कहा, इन अरब देशों को अपने आर्थिक हित भी देखने हैं। तो मैं बताता हूं कैसे। ये सिर्फ गाजा की वजह से नहीं आए हैं। ये पूरे का पूरा इलाका तेल, गैस, शिपिंग लेन और ट्रेड कॉरिडोर का खेल है। समझिए, कुछ कठोर हकीकतें समझिए, कुछ कड़े सच जान लीजिए। क्या है वो? इंडिया का कच्चे तेल का एक बड़ा हिस्सा गल्फ से आता है, ठीक? सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत, इन देशों से, ठीक? ना, लाखों भारतीय जो वर्कर हैं वो वहां गल्फ में रहते हैं, ठीक? उनकी जो रेमिटेंसेस हैं वो सीधे भारतीय इकोनॉमी में आती हैं। अब रेड सी, सुएज नहर, हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जलडमरू मध्य का जो सारा इलाका है, आप देखिए इन रूट्स पर कोई भी संकट अगर आता है, कोई भी संकट सीधे सीधे इंडिया के ट्रेड और इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को हिट करता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गए इस तमाम सारे खेल में? रेड सी, सुएज नहर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जलडमरू मध्य, ये सारा इलाका हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमारे सप्लाई रूट्स का, हमारी सिक्योरिटी इंटरेस्ट, हमारे एनर्जी इंटरेस्ट को के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो ये इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हो रही है, इसके ऑफिशियल एजेंडा में बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी एंड पीपल टू पीपल टाइज। यहां पर आता है असल में बड़ा खेल। अब पूछे बड़ा खेल क्या है? यहां पर आता है वो बड़ा खेल जिसका नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको कहते हैं आईमैक, ठीक? ये आईमैक क्या है? सिंपल भाषा में, इंडिया के जो वेस्टर्न पॉइंट्स हैं वहां से माल चलेगा, गल्फ के देशों से यूएई, सऊदी, जॉर्डन होते हुए फिर मेडिटेरेनियन के सी के जरिए यूरोप तक पहुंचेगा, ठीक? इसको G20 समिट 2023 के दौरान यहां दिल्ली में अनाउंस किया गया था। अगर आपको याद हो, उस दिन में जो बाइडेन आए थे यहाँ पे। ये चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये उसका एक अल्टरनेटिव रास्ता भी माना जा रहा है। यानी अगर आईमैक सीरियसली बनता है, और याद रहिए ये मैं आईमैक की बात आपसे कब कर रहा हूं, जबकि अभी अभी भारत और यूरोप की डील हो गई है। ये सारा माल कहाँ जाना है? यूरोप। और या अगर रास्ता कम होता है, ट्रेड कम, वो क्या कहते हैं अपना टाइम कम कम होता है, जाने का जो ट्रांसपोर्ट का टाइम है वो कम होता है, और गुड्स ज्यादा जा पाती हैं, तो ये सबका सब कॉस्ट पे इम्पैक्ट करेगा और व्यापार को इम्पैक्ट करेगा, है ना? तो जरा सुनिए, ये जो मैंने बताया कि अगर सीरियसली बनता है आईमैप, तो यूरोप को इंडिया और अरब के रूट के जरिए चाइना डोमिनेटेड सप्लाई चेन में से बड़ी हद तक राहत मिलेगी। और अरब देशों को चाइना के अलावा एक और इकोनॉमिक कॉरिडोर, इकोनॉमिक पार्टनर मिल जाता है, तो वो भी उनके फायदे का सौदा है। और फिर देखिए कि इंडिया सिर्फ मैन पावर सप्लाई नहीं कर रहा है, बल्कि एक ब्रिज स्टेट बनकर उभर रहा है, जो सप्लायर भी है, ट्रांजिट भी है, बड़ा मार्केट भी है। देखिए ना, मैं इस पॉइंट को रिपीट कर देता हूं आपके लिए कि इंडिया अब वो बात नहीं है कि खाली मैन पावर सप्लाई कर रहा है, बल्कि वो एक ब्रिज स्टेट बन रहा है, जो कि सप्लाई, आपका सप्लायर भी है चीजों का, मैन पावर भी सप्लाई करता है और चीजें भी सप्लाई करता है, ट्रांजिट भी कर रहा है और खुद बड़ा मार्केट भी है। तो यूएई के साथ में दोस्तों इंडिया पहले से ही डिफेंस में, ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में और एनर्जी में कई बड़े बड़े एग्रीमेंट कर चुका है। हालिया जो भी विजिट हुई थी प्रेसिडेंट साहब की, उसमें इंडिया यूएई स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप भी हो गई है, और एक लॉन्ग टर्म एनर्जी डील्स भी इस रिश्ते को बायर सेलर रिश्ते से बहुत आगे ले जा रही हैं। तो अरब जो विदेश मंत्री आ रहे हैं सारे के सारे आज हमारे यहाँ, ये दिल्ली की मीटिंग को, एक ये जो दिल्ली वाली मीटिंग है इनकी, वो एक साथ दो काम कर रही है। एक तरफ गाजा के बाद की जो राजनीति है उस पर कलेक्टिव सोच, मिलकर सारे के सारे बैठकर विचार करेंगे कि दरअसल गाजा में होना क्या है, बोर्ड ऑफ पीस में क्या होना है, और दरअसल खेल क्या हो रहा है हमारे सबके साथ में। ये भी है ना, हमारे अपने कुछ कलेक्टिव इंटरेस्ट भी हैं, तो वहां भी सोचने की जरूरत है। दूसरी तरफ आईमैक, एनर्जी डील्स, इन्वेस्टमेंट और जो डिफेंस टाइज हैं उनको कंसोलिडेट करना,
ये भी इसका पर्पज है। तो मित्रों, ऐसे में आप ये देखिए कि जो अमेरिका, चीन, यूरोप, ये दिल्ली को भला कैसे देख रहे होंगे? तो थोड़ा ज़ूम आउट करते हैं। हुँ, अमेरिका का एंगल लीजिए, गज़ा का युद्ध जो हुआ, या चल रहा है, या खत्म हुआ, अभी सीज़फायर है। उसने अरब स्ट्रीट पर अमेरिका की जो इमेज है, उसको बहुत भारी नुकसान पहुँचाया है। अरब देशों में अब अमेरिका को लेकर यू नो शक के बादल वहाँ पे उमड़ रहे हैं। उनको ये लगता है कि अगर कतर के ऊपर इज़राइल हमला कर सकता है और अमेरिका कुछ नहीं बोलता है, तो भाई ये हमला किसी पे भी हो सकता है। को किसकी जान बची हुई है? सिक्योरिटी बेस, हथियार, इंटेलिजेंस, सब कुछ वाशिंगटन के हाथ में है। लेकिन पॉलिटिकल जो उसकी रेपुटेशन है, पॉलिटिकल रेपुटेशन अमेरिका की, वो कमज़ोर होती जा रही है। अंदर ही अंदर, खुद अमेरिका के अंदर भी अब लोग पूछ रहे हैं, क्या अमेरिका कभी निष्पक्ष, अनबायस्ड ब्रोकर रहा भी है? इतिहास में क्या कभी भी अमेरिका अनबायस्ड रहा है? कभी नहीं। ऐसे माहौल में जब अरब विदेश मंत्री दिल्ली में बैठकर गजा, फलस्तीन और वेस्ट एशिया के फ्यूचर पर बात करते हैं, तो एक साइलेंट मैसेज भी जाता है। और ये साइलेंट मैसेज है कि हम अपनी पूरी डिप्लोमेसी सिर्फ वॉशिंगटन पर आउटसोर्स नहीं करेंगे। तो अरब देश, नॉर्थ अफ्रीका के देश अब ये कह रहे हैं कि भाई खाली सिर्फ वॉशिंगटन से बात नहीं बनेगी, हमें तो अपनी बात को और लोगों से भी करना होगा। तो ऐसे में लीजिए चीन का एंगल। चीन क्या कर रहा है? चीन ने सऊदी सऊदी ईरान नॉर्मलाइजेशन करवाया, आप जानते हैं। तो सऊदी ईरान नॉर्मलाइजेशन जब चीन ने करवाया, बीच बचाव करवाया, उसके बाद इसी के साथ में क्या हुआ? वेस्ट एशिया में चाइना एक बड़ा प्लेयर बन के उभरा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए चीन ने अरब दुनिया और नॉर्थ अफ्रीका में भारी इन्वेस्टमेंट की है। ऐसे में अरब देशों के पास 3 बड़े पोल बन गए हैं। 3 बड़े पोल हो गए हैं अरब देशों के पास में, अमेरिका, चीन और अब धीरे-धीरे भारत। इंडिया और अरब मीटिंग जो हो रही है, ये चीन का बीआरआई के खिलाफ कोई ऑफिशियल हमारी एंटी चाइना फ्रंट नहीं बना रहे हैं हम लोग। ये कोई हम ऐसा अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये एक अरब डिप्लोमेसी को मल्टी वेक्टर बनाती है। यानी जहाँ पर इंडिया जो है एक ऐसे पार्टनर के रूप में उभर रहा है, जो सिविलाइजेशन के तौर पे भी परिचित है, जिसको लोग जानते हैं, डायस्पोरा भी रखता है इन तमाम देशों में, और जो वेस्ट के साथ में हमारी ब्रिज की भूमिका है, वो भी पूरी होती है। यानी कि कल को अगर कोई, मान लीजिए, अरब देशों के या इन देशों के बीच में कोई बात आती है, जो अटकने वाली बात आती है, तो उसको सुलझाने में भारत एक अपनी भूमिका निभा सकता है ग्लोबल लेवल पे। और अब लीजिए हम देखते हैं यूरोप का एंगल। यूरोप इस समय एक एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा है। आप जानते हैं नॉर्थ स्ट्रीम जो पाइपलाइन टूटी थी रशिया वाली, उसके बाद में अमेरिका ने उनका कैसे शोषण किया अच्छी तरह से, खूब निचोड़ा उनको अच्छी तरह से, और तो वो हुआ। यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, गजा पर पॉलिटिक्स हो रही है, और इन तीनों में से एक साथ यूरोप जूझ रहा है। यूरोप के लिए वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, ये हमेशा से एनर्जी और माइग्रेशन दोनों के लिए बेहद सेंसिटिव रहे हैं। ये जो आईमैक्स जैसा प्रोजेक्ट है, जो हमारे यहाँ से जा रहा है, तो आईमैक्स जैसा प्रोजेक्ट जो है वो यूरोप को मौका देता है कि वो पूरी तरह से चाइना सेंट्रिक जो सप्लाई लाइन है, उस पे डिपेंड ना हो, बल्कि इंडिया और अरब का जो रूट है, इसको प्रोटेक्ट करे और इसके साथ में ही अपना एक्सेस सुरक्षित कर ले। यानी कि उसका जो सप्लाई चेन है, यूरोप के लिए जाने वाली जो सप्लाई चेन है, वो सिर्फ चाइना के बीआरआई से ही ना होकर वो इंडिया और अरब होते हुए जो जा रही है, वो भी खुली रहे। उससे क्या है, किसी एक पर निर्भरता जो है उनकी नहीं बनेगी, तो यूरोप के लिए भी अच्छा है। ओ, तो जब दिल्ली में दोस्तों अरब विदेश मंत्री बैठेंगे, या बैठते हैं कल, तो वो नेक्स्ट स्टेप तय करते हैं। नेक्स्ट स्टेप जब तय करते हैं, तो ब्रसेल्स, पेरिस और बर्लिन भी, आप जानते हैं ना, ब्रसेल्स यूरोपियन यूनियन, पेरिस फ्रांस और बर्लिन जर्मनी, ये सब बड़े गौर से देख रहे हैं इसको। अब स्वाभाविक सवाल ऐसे में एक और आता है, कम से कम हमारे लिए, वो क्या है, इसमें पाकिस्तान कहाँ फिट होता है? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जरूरी क्यों है? इस्लामिक देश है, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका, इन तमाम देशों से पाकिस्तान के संबंध है, रिलीजन के तौर पर ही सही कि इस्लामिक मुल्क है इसलिए। तो मित्रों, सवाल जब ये आता है कि पाकिस्तान कहाँ फिट होता है, कई दशकों तक पाकिस्तान ने अपने आप को उम्मा का नेचुरल लीडर कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट किया है। बात 70s की है, जब ये उम्मा का नेचुरल लीडर बनने का प्रोसेस उन्होंने शुरू किया था, जब इस्लामिक समिट बुलाई गई थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, ये तब शुरू हुआ था, और तब से गाहे बगाहे ये कोशिश करते रहते हैं।
इस्लामाबाद ने हर एक फोरम पर ये नैरेटिव भेजा है कि वो मुस्लिम दुनिया की आवाज़ है और भारत को हमेशा हिंदू इंडिया के रूप में इसने अरब दुनिया से दूर रखने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने हमेशा ये दिखाया है हिंदू बनिया ये करते रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ज़मीनी हकीकत कुछ और है। ज़मीनी हकीकत ये है कि आज की तारीख में अरब कैपिटल्स के लिए जो रिलीजियस स्लोगन है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये है इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट, स्टेबिलिटी और पोस्ट ऑयल फ्यूचर कि तेल का भविष्य बहुत लंबा नहीं है। तो 2040 के बाद क्या, जब तेल कम हो रहा होगा? इंडिया के पास में एक बड़ा मार्केट है, टेक्नोलॉजी, सर्विस सेक्टर की ताकत है, डिफेंस कोऑपरेशन की क्षमता है और करोड़ों की वर्किंग डायस्पोरा है जो मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद है। ये सब मिलकर भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं बनाते हैं, बल्कि भारत को सॉल्यूशन की तरह से पेश करते हैं। पाकिस्तान के पास आज क्या है? पाकिस्तान के पास है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आईएमएफ की डिपेंडेंसी और अपनी ही इंटरनल सिक्योरिटीज की चुनौतियां। बाय द वे, ये इंटरनल सिक्योरिटीज जो हैं, जो पाकिस्तान की हैं, ये भारत को आने वाले दिनों में जल्दी ही परेशान करने वाली हैं। आज इस पर मैं आपको अगला व्लॉग करूंगा तो बताऊंगा आपको। ये बहुत जल्दी भारत को परेशान करने वाली हैं। परिणाम क्या होगा, पाकिस्तान का उसमें क्या होगा, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, उस पर हम अगले व्लॉग में बात करेंगे। मगर ये तय है कि भारत के साथ में कुछ होने वाला है। तो मित्रों, ऐसे में जब अरब विदेश मंत्री जो हैं वो लाइन लगा के दिल्ली पहुंच रहे हैं, इंडिया यूएई जैसे रिश्ते स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप में बदल रहे हैं और लंबी अवधि के एलएनजी और ट्रेड टारगेट जो डबलिंग के ऐलान होते हैं कि भाई हम 2032 तक ट्रेड डबल कर देंगे एंड ऑल दैट, ये सब कुछ शांत तरीके से हम ये कहते हैं। और हमारे में एक मैसेज और जा रहा है। एक मैसेज क्या जा रहा है कि इस्लामी पहचान से ज़्यादा मायने रखता है कि आपकी इकोनॉमिक ताकत क्या है, आपकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू क्या है। और इन दोनों ही पैमानों पर भारत और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है, ना तो इकोनॉमिक लेवल पे और ना ही स्ट्रेटेजिक वैल्यू के लेवल पे। इस्लामिक पहचान अकेले पाकिस्तान को बचा नहीं सकती, और अगर बचा सकती होती तो बचा चुकी होती है। 80 साल होने जा रहे हैं। पाकिस्तान का जो पुराना नेता एक जो नारा रहा है कि हम उम्मा के लीडर हैं, ये वाला जो नैरेटिव है, इसके मुकाबले में इंडिया जो है वो चुपचाप अपना एक अलग नैरेटिव गढ़ रहा है। और वो क्या है कि हम वेस्ट और अरब दुनिया, ग्लोबल साउथ, इन तीनों के बीच में एक पुल है। हम तीनों को जोड़ते हैं, तीनों के साथ काम करते हैं, तीनों के साथ हमारे बराबर के संबंध हैं। हम किसी एक के पक्ष में नहीं, सबके पक्ष में हैं और इसके साथ साथ भारत के पक्ष में हैं। असली बात क्या है, हम भारत के पक्ष में होते हुए भी इन तीनों के पक्ष में हो सकते हैं। तो दिल्ली में क्या नया पावर सेंटर बन रहा है? मित्रों, अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल आता है। सबसे बड़ा सवाल क्या आता है कि क्या हम इस सारी बात को, जो कल की मुलाकात है, क्या इसको हम ओवर हाइप कर रहे हैं, या सच में दिल्ली जो है वो वेस्ट एशिया का नया पावर सेंटर बनने जा रहा है? तो कुछ फैक्ट आपको सीधा-सीधा बता देता हूँ। ये दूसरी इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है जो कल कल से शुरू हो रही है। पहली मीटिंग हुई थी 2016 में। जरा सोचिए, 2016 में। 2019 की जो कोशिश थी वो अरब दुनिया के जो संकट थे सारे के सारे, मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस था उसके चक्कर में कैंसिल हो गई थी। और इस बार की मीटिंग एक ऐसे समय में हो रही है जब गजा युद्ध ने दुनिया में नैरेटिव बदल दिया है। अमेरिका की साख पर बड़े सीधे-सीधे सवाल उठ रहे हैं। आईमैक की कॉरिडोर टेबल पे रखी हुई है और इंडिया यूएई जैसी जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप है उसका नया फेज शुरू हो चुका है। तो मित्रों, लगभग 20-22 अरब विदेश मंत्रियों का दिल्ली में इकट्ठा होना, साथ में इंडिया अरब बिजनेस फोरम, इंडिया इमर्जिंग एज ए ग्लोबल डिप्लोमेसी हब, इस तरह की जो तमाम पिच हैं, ये सब मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं। पैटर्न क्या बनाते हैं कि दिल्ली की भूमिका को अगर 3 लाइनों में समझना हो तो समझिए यूं: डिप्लोमेटिक हब, यानी कि गजा, सीरिया, यमन, ईरान, सऊदी टेंशन, इस तरह के तमाम मुद्दों पर भारत एक ऐसी आवाज बन सकता है जो न केवल वेस्ट का इको हो, और न तो वो वेस्ट का इको हो और न ही चीन जैसा ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रखने वाला देश। हम वहां पर जिनके हित की बात कर सकते हैं, सबके हित की बात कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, इकोनॉमिक और कनेक्टिविटी हब, यानी कि आईमैक, एनर्जी डील्स, क्रिटिकल मिनरल्स, टेक्नोलॉजी, डिजिटल पेमेंट्स, इन सब में भारत और अरब दुनिया मिलकर एक नया इकोनॉमिक आर्किटेक्चर खड़ा कर सकते हैं जिसमें यूरोप भी शामिल हो।
एंड आप देख रहे हैं इस समय जो हालात हैं दुनिया के, उनमें यूरोप बहुत विलिंग है। यूरोप बड़ा विलिंग है इस तरह के किसी भी इकोनॉमिक आर्किटेक्चर में शामिल होने के लिए। अब अगली बात, सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनर। यूएई जैसे देशों के साथ में हम सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी पर हम ध्यान दे रहे हैं, डिफेंस इंडस्ट्रियल जो कोऑपरेशन है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंची हुई है। इन सबसे सबने इंडिया को बेसिकली रीजनल सिक्योरिटी समीकरण जो है उनमें एक परमानेंट पार्ट बना दिया है। और इसलिए बात ये नहीं है मित्रों कि कल से दिल्ली रियाद या अबू धाबी की जगह ले लेगी। हम कल से दिल्ली जो है वो सऊदी अरब या अबू धाबी की जगह नहीं ले लेगी। असली सवाल ये है कि क्या वेस्ट एशिया के बड़े फैसलों में भारत अब एक स्टेबल स्टेक होल्डर बन चुका है? क्या हम एक स्टेक होल्डर बन चुके हैं? क्या उस मेज पर हमारी कुर्सी लग गई है जहां पर फैसले लेने में हमारी भी आवाज शामिल होगी? मेरे आकलन में, मेरे अंदाजे के मुताबिक हाँ, धीरे-धीरे हमारी वो जगह बन गई है। लेकिन बिल्कुल क्लियरली भी बता दूँ आपको, जी हाँ, बिल्कुल हमारी जगह वहाँ मौजूद है। अच्छा, तो दोस्तों एक सवाल अब आपकी तरफ। गज़ा युद्ध के बाद में अमेरिका की जो साख है, उस पर संकट के बीच जब अरब विदेश मंत्री ये कल दिल्ली में पहुँच रहे हैं और आगे का रोड मैप लिखने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, सबसे बड़ा फ़ायदा इससे किसको होगा? इंडिया को, ये गल्फ के देशों को, यूरोप को, जो आईमैक और एनर्जी सिक्योरिटी के ज़रिए थोड़ी ज़्यादा साँस ले पाएँगे? या दूसरा सवाल कि सबसे बड़ा लूज़र इसमें आपको कौन दिखता है? पाकिस्तान, जिसका उम्मा का लीडरशिप वाला जो नैरेटिव है, वो अब बड़ा शांति के साथ बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। चीन, जिसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, वो एक नया कॉरिडोर का आकार ले रहा है, उसके सामने हमारा, और अमेरिका, जिसकी जो वेस्ट एशिया पर दशकों पुरानी जो मोनोपोली थी, धीरे-धीरे अब डाइल्यूट हो रही है। तो अपना विश्लेषण, अपनी बात कमेंट्स में ज़रूर रखिएगा। हम अगली वीडियो में आपको इस पर और चर्चा करेंगे और मैं आपको अगली वीडियो में ये भी बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आने वाले दिनों में भारत के लिए खतरा मौजूद हो रहा है। खतरा आने वाला